वेलकम टू ब्लूका आईएएस। हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज को रन कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इकोनॉमी के डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है भाई, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक चीज़ों को देखा है। जीडीपी वगैरह से रिलेटेड क्या टर्म्स हैं, है ना, प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ें देखी हैं, इन्फ्लेशन देखा है ना। और अब हम लोग कल से जो हमारी वीडियो एक पार्ट आई है जिसमें हम लोगों ने बैंकिंग के बारे में देखा था, है ना। भारत में बैंकिंग जो है आप देखेंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स में इसकी रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है। और बैंकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या दिखता है आपको, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, जिसमें आरबीआई जो है वो केंद्रीय भूमिका में होता है और यह अपने कुछ साधनों के इस्तेमाल के माध्यम से मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है ना, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है ना। क्वांटिटेटिव टूल्स कल देखे थे, जैसे मात्रात्मक उपकरण क्या है इसके बारे में हम लोगों ने देखा था, और फिर क्वालिटेटिव टूल्स भी हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोग सबसे पहले एक फैक्ट देखिए भाई, आरबीआई का जो गवर्नर है, शायद कल बताया था या नहीं, अब मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आरबीआई का गवर्नर जो है इसकी नियुक्ति जो होती है कैबिनेट सचिव के अध्यक्षता में एक कमेटी जो है उसको नियुक्त करती है। पहली चीज तो आप ये समझो। दूसरा, आरबीआई गवर्नर को केंद्र सरकार हटा सकती है। इस सवाल को यूपीएससी पूछ चुका है तो आपको अच्छे से याद रखना है। यहां पर आप देखिए आरबीआई की एसेट्स और लायबिलिटीज, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी एक बार सवाल पूछा था। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती हैं आरबीआई की, जो बैलेंस शीट होती है ना आरबीआई की, उसमें संपत्तियां क्या हैं और दायित्व क्या हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे बड़ी लायबिलिटीज क्या है भाई, डिपॉजिटर्स ने जो पैसा जमा किया है, डिपॉजिटर्स का जो डिपॉजिट है वो आरबीआई की लायबिलिटी है। ये यूपीएससी ने सवाल पूछा था, है ना। तो यह आरबीआई की क्या दिखेगा आपको, लायबिलिटीज के तहत। तो अगर आप लोग ध्यान में देखोगे तो पब्लिक का जो डिपॉजिट है उसको आरबीआई को वापस करना है। उसके अलावा क्या है, कमर्शियल बैंकों का जो डिपॉजिट है, कमर्शियल बैंकों का की जो जमा आरबीआई रखता है ना अपने तहत, है ना, रिवर्स रेपो रेट के तहत और इन सब चीजों के तहत, तो वो भी क्या है, वो भी आरबीआई का आपको दिखेगा दायित्व। और लोन वगैरह आरबीआई ने जो लिए होंगे या एडवांस जो भी होंगे वो आरबीआई का डिपॉजिट्स के इसमें आएगा, लायबिलिटीज के तहत आएगा। एसेट्स क्या है, सबसे बड़ी एसेट्स क्या है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। ठीक है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी वगैरह आपको एसेट में दिखेगा। आरबीआई में लो गोल्ड जो आरबीआई के पास रखा हुआ है वो भी आरबीआई की एसेट्स में आएगा। और इवन जो आरबीआई का अगर आप लोग देखोगे फॉरेन सिक्योरिटीज जो आरबीआई लेता है ना, फॉरेन सिक्योरिटीज वगैरह लेता है, वो सब आरबीआई की संपत्तियां के तौर पर आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस चीज को लेकर एकदम जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है कि आरबीआई में क्या है, क्योंकि यूपीएससी पूछ चुका है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी लायबिलिटी क्या है, इसका एसेट क्या है। उसके बाद भाई एक चीज देखो, आरबीआई के द्वारा 2-3 रिपोर्ट जारी की जाती हैं, है ना, वो पता होना चाहिए नाम आपको। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड रिपोर्ट जो है उसको बोलते हैं मौद्रिक नीति रिपोर्ट, हर 3 महीने में आरबीआई द्वारा जारी की जाती है, हर 6 महीने में। ठीक है, 2 बार अर्धवार्षिक तरीके से रिपोर्ट जारी करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, रिपोर्ट जो है आरबीआई जारी करता है। दूसरा, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, है ना, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है वो भी आरबीआई द्वारा जारी की जाती है ना, दूसरा पता होना चाहिए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। और तीसरा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, यह थोड़ा अच्छे से देख लो क्योंकि सवाल इसको लेकर पूछा नहीं गया है। तो उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण अगर यूपीएससी पूछ ले कौन जारी करता है, 2 मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे और दूसरा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है आरबीआई जारी करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर। उसके बाद आ जाइए भाई जल्दी से, भारत में बैंकों के टाइप्स क्या है, ज्यादा नहीं पता होना चाहिए बहुत डिटेल में चीजें, क्योंकि समय नहीं है, बिल्कुल एकदम से हमें रिवाइज करना है। तो जो जो चीजें पूछी जा सकती हैं, एक तो शेड्यूल बैंक किसको बोलते हैं, आरबीआई का आपको पता है एक एक्ट है 1934, इसका जो शेड्यूल सेकंड में आता है, जिस बैंक का नाम आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिखा होगा इस अधिनियम के, उसको बोलेंगे शेड्यूल बैंक। और दूसरा नॉन शेड्यूल किसको बोलेंगे, नॉन शेड्यूल जो इसमें नहीं आएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे नॉन शेड्यूल। अब इसकी चीज तो समझ में आ गई कि भाई ये ऐसा है, सिंपल सी परिभाषा आप समझ गए। फायदा होता है क्या कुछ नॉन शेड्यूल को और शेड्यूल को, है एक जो ये नॉन शेड्यूल वाले जो बैंक है ना, इसको बेनिफिट ये है कि जो सीआरआर रखनी है, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो रखना होता है ना बैंकों को आरबीआई के पास, यह अपने पास रख सकते हैं। इन लोगों को क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना होता है।
जो शेड्यूल बैंक हैं, जिसको अधिसूचित बैंक बोलते हैं हम लोग। अधिसूचित बैंक का मतलब होता है जो आरबीआई अधिनियम जो है 1934 उसके अधिसूचना 2 में जो है उसको बोलते हैं अधिसूचित बैंक। और इन बैंकों को कहीं ना कहीं पर आरबीआई के पास जो है आपका सीआरआर रखना होता है, और ये वाले जो नॉन शेड्यूल है इनको बोल देता है आरबीआई कि आप अपने पास रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रखनी है। बट ये चीज याद रखिएगा भाई, कंपलसरी इनके लिए भी है, ठीक है। शेड्यूल जो नॉन शेड्यूल बैंक हैं इनके लिए भी सीआरआर रखना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि आप रखने की छूट दे दी गई है, बट हाँ अपने पास रख सकते हो। तीसरी चीज यहां पर एक समझिए, कमर्शियल बैंक किसको बोलते हैं? वाणिज्यिक बैंक, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा हो, है ना। सरकार की हिस्सेदारी अगर 50% सरकार का शेयर है इसमें, तो हम उसको बोलेंगे वाणिज्यिक बैंक। अब देखो भाई, कुछ डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, पहले समझ लो विकास बैंक बोलते किसको है। वर्तमान सरकार के लिए भी यह जो टॉपिक है थोड़ा सा ये लोग फोकस कर रहे हैं, उन्होंने एक अधिनियम पारित किया था। विकास बैंक बोलते कितने हैं? दीर्घ अवधि के, पहले 2-3 चीजें हैं इसमें, यह दीर्घ अवधि के लिए क्या करेगा? ऋण प्रदान करेगा और उससे विकासात्मक गतियां चलेंगी। विकास हेतु दीर्घ अवधि के लिए लोन प्रदान करेगा, तो उसको बोलते हैं विकास बैंक। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एक चीज तो आपको पता होना चाहिए, एक चीज पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहला जो विकास बैंक कौन सा था? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, IFCI 1948 में इसको बनाया गया था। ये भारत का पहला विकास बैंक था। फिर से दोहरा रहा हूं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत का पहला था विकास बैंक, है ना। उसके अलावा अन्य भी देख सकते हो आप, जैसे नाबार्ड है, ठीक है, जैसे नाबार्ड है। एक तो नाबार्ड के बारे में एक चीज याद रखो भाई, अधिनियम पारित किया गया था, तो इसका मतलब यह विधिक बैंक है ना, विधिक इकाई है सरकार की। और दूसरा, नाबार्ड क्या करता है भाई, है ना, ग्रामीण क्षेत्र में थोड़े से लोन देने का काम करता है, खास करके रूरल इकोनॉमी पर ज्यादा केंद्रित होता है। बट एक चीज याद रखो, अब जो सरकार ने अधिनियम पारित किया था 2017 में, उससे नाबार्ड जो है पूरी तरह से किसके कंट्रोल में है? केंद्र सरकार के स्वामित्व में, ठीक है। तो मालिकाना हक अगर आप देखोगे ना नाबार्ड में, तो आप पूरी तरह से केंद्र के अधीन है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है भाई नाबार्ड को लेकर। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ बैंक और है जिसको बोलते हैं सिडबी, ठीक है। खास करके अगर आप लोग देखोगे, MSME सेक्टर जो है उसको प्रमोट करने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए भी इस बैंक को स्थापित किया गया था। अगर आप लोग सिडबी को देखोगे तो लगभग इसको भी 1990 में एक अधिनियम पारित करके, एक एक्ट पारित करके इसको बनाया गया। ये भी एक विधिक इकाई है और खास करके इसका जो फोकस होता है औद्योगिक क्षेत्र पर होता है। छोटी इकाइयां जो हैं उनको लोन देने का काम करता है ये। और साथ में एक स्कीम जो है इससे जुड़ी हुई है, वो है PM मुद्रा योजना, है ना। तो आप लोग देखेंगे ये कुछ विकास बैंक के तौर पर आप लोग देख सकते हो भारत में, जिनके बारे में यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है भाई, देखो, एक होता है पेमेंट बैंक, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुगतान बैंक, और दूसरा है स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसको बोलते हैं लघु वित्त बैंक। इसके बारे में 2-3 अंतर देख लो भाई, है ना, 2-3 अंतर देख लो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक तो बात यह है कि जो पेमेंट बैंक है यह 1 लाख तक मांग जमा, ठीक है, स्वीकार कर सकता है। 1 लाख तक आप डिपॉजिट कर सकते हो इसमें, है ना। इसमें ऐसी कोई सीमा नहीं है, सीमा नहीं इसमें कि 1 लाख तक ही आप ले सकते हो। दूसरा, यह जो है, यह अगर आप देखोगे ना तो ऋण नहीं दे सकता है, ऋण नहीं, ठीक है। यह जो है छोटे ऋण दे सकता है, यह भी स्मॉल है, इसका मतलब यह नहीं कि बड़े ऋण दे देगा, छोटे ऋण देने की अनुमति इसको दी गई है। और तीसरा, अगर आप लोग देखोगे, डेबिट कार्ड वगैरह तो ये जारी कर सकता है, बट यह क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं, और यह जो है क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। तो 3 अंतर मुख्य तौर पर याद रखना। एक तो डिमांड डिपॉजिट जो है वो 1 लाख तक ले सकता है भुगतान बैंक जो होते हैं, और दूसरा आप देखोगे कि सीमा नहीं है इसके तहत, ये लोग तो कर सकते हैं, ऋण नहीं दे सकता, ये ऋण दे सकते हैं। तीसरा, क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकता, ये क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। तो ये दोनों अंतर भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए भाई, एक स्कीम को लेकर यूपीएससी ने सवाल पूछा था। 1969 में एक स्कीम आई थी, लीड बैंक योजना, ठीक है, लीड बैंक योजना। पहला तो याद रखो 1969 में आई थी। इसके तहत था क्या, कोई लीडर बैंक है ना, जो भी सरकार के बैंक हैं जो बड़े स्तर पर अच्छे से वर्क कर रहे हैं, वो किसी एक जिले में बहुत अच्छे से उनकी ब्रांचेज हैं, सब कुछ है, वो उस एक जिले को क्या करेंगे, गोद ले लेंगे।
गोद लेकर और उसके विकास पर काम करेंगे। तो क्या है, लीड बैंक योजना, किसी एक बैंक को लीड करना है और उसको किसी डिस्ट्रिक्ट को गोद के हिसाब से लेना है और उसके विकास के लिए अच्छे से फोकस करना है कि वहां पर सब लोगों के पास खाते होने चाहिए, है ना, कहीं ना कहीं पर बैंकिंग व्यवस्था से वो लोग, वहां के लोग जुड़े होने चाहिए। इन सब चीजों को, और खास करके वित्तीय समावेशन के नजरिए से, फाइनेंशियल इंक्लूजन की दृष्टि से यह योजना ज्यादा फोकस करती है। उसके बाद आ जाओ भाई एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है, इसको लेकर दो तीन चीजें याद रखो, ठीक है। एक तो यह मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं उसको स्वीकार नहीं कर सकती, ठीक है, मांग जमा स्वीकार नहीं, पहली चीज। दूसरा, इसमें अगर आप देखोगे तो ये भुगतान और निपटान प्रणाली, ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं होते हैं। हिस्सा नहीं होते हैं तो यह चेक जारी नहीं कर सकते, चेक जारी नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता है कि जो अब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो ना, तो आपको जो जमा है आपका, उसका बीमा मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है। 5 लाख की सीमा कर दी है, पहले 1 लाख था, वो वाला सीमा इसको डीआईजीसीसी द्वारा जो बीमा मिलता है वो आपको एनबीएफसी में नहीं मिलता है। तो 4 मुख्य अंतर आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती, भुगतान निपटान प्रणाली का भाग नहीं है, चेक जारी नहीं कर सकती, और जो इसको इंश्योरेंस है, डिपॉजिट पर जो जमा पर आपको इंश्योरेंस मिलता है, वो इसके तहत आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। जल्दी से लास्ट में एक चीज और देख लीजिए भाई, ठीक है, एनपीए को लेकर चीजें देख लीजिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सिंपल डेफिनेशन पता होने चाहिए, 90 दिन तक अगर लोन नहीं आया है तो उसको एनपीए माना जाएगा, है ना। अब इससे पहले एक टर्म आता है स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है, उसका 0, 1, 2, 3 ऐसे टाइप बांटा गया है कि 30 दिन तक अगर नहीं आ रहा है तो उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट में रख देंगे। तो यह अगर यूपीएससी पूछे कि स्पेशल मेंशन अकाउंट टर्म न्यूज में रहती है, क्या है ये, तो आप जो बता देना कि एनपीए से जुड़ी हुई ये टर्म है। दूसरा, बैड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, बैड बैंक का मतलब ये है, जैसे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है ना, पुनर्निर्माण जो कंपनी होती है, क्या करती है, जो जब बैंक के, आपको पता है एनपीए क्या है, बैंक पर बहुत सारे लोन बढ़ जाना, है ना, बहुत सारे लोन बढ़ जाना बैंक के और वो वापस ना होना, उनको बोलते हैं बैड डेबिट्स, डूबते हुए ऋण आपको दिखें, उनके लिए एक ऐसी कंपनी बनाएंगे, एक ऐसा बैंक बनाएंगे जो उन सबको एक बार खरीद लेगा, ताकि बैंकों की बैलेंस शीट पर थोड़ा सा बोझ कम हो जाए, है ना, बैंकों की बैलेंस शीट थोड़ी सी आसान हो जाएगी, थोड़ी हल्की हो जाएगी, तो उससे बैंकों का काम जो है बेटर हो जाएगा। तो उन बुरे ऋणों को, है ना, बैड डेट्स को वो बैंक खरीद लेगा, उसको बोलते हैं बैड बैंक, ठीक है। सरकार ने इसको लेकर बजट में प्रावधान भी किए थे पिछले साल, ठीक है। तो बैड बैंक को लेकर भी आप लोग चीजें समझ गए। एक और देखिए भाई, ठीक है, ईबी, ठीक है, ईबी क्राई करके इस तरह से कोई एक वो है, ठीक है, पोर्टल है, ठीक है, यह एक पोर्टल है। अगर पूछ ले यूपीएससी की ये क्या है तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्ट्रेस एसेट्स हैं, दबावग्रस्त जो परिसंपत्तियां हैं, उनकी नीलामी के लिए, मैं फिर से कह रहा हूं, उनकी नीलामी के लिए एक जुड़ा हुआ एक पोर्टल है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे यह क्या है, नीलामी करने के लिए जो भी बुरी संपत्तियां हैं, है ना, जो ऐसे स्ट्रेस दबावग्रस्त संपत्तियां हैं, उनको बेचना भी तो है, तो उसको बेचने के लिए यह एक नीलामी का मंच है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। एक सवाल यूपीएससी ने पूछा था, पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, यह क्या है। जैसे मान लीजिए कोई बैंक जो है बहुत ज़्यादा लोन दे रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, खराब, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो जो आरबीआई है उसके तहत निगरानी बढ़ा देगा, उसके खिलाफ एक्शन लेगा कि आप लोग ये चीज़ें क्या कर रहे हो। उसी एक्शन के तहत हो सकता है आरबीआई उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी दाखिल दे, है ना, उसके प्रबंधन को भी ठीक करे। वो सब चीज़ें जो एक्शन होता है वो आरबीआई के तहत किया जाता है, ठीक है। एक और टर्म देख लो, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, इसको लेकर भी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। यह क्या होता है, लेनदार का समझौता है यह है कि जब कोई संपत्तियां हैं, है ना, पूरा बुरी संपत्तियों से ही जुड़ा है, एनपीए से ही जुड़ा है टर्म है ये। इसमें ये होता है कि जो स्ट्रेस एसेट्स होते हैं ना, उसको लेकर लेनदार जो है 50 करोड़ से ज्यादा अगर मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है एनपीए का, तो उसके मामले में दो लेनदार जो हैं वो आपस में कोई समझौता कर लें, उसको बोलते हैं इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, ठीक है। तो यह कुछ टर्म्स थी भाई जो न्यूज में थी, बहुत सारी, अच्छे से आपको पता होना चाहिए क्या यूपीएससी पूछ रहा है ना। तो ये सब चीजें अगर दोबारा से रिपीट होती हैं आप लोग अच्छे से कर लो। इससे जुड़ी हुई अवधारणाएं भी आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।